गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन का चैप्टर फर्स्ट हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक संयोजन के नियम। क्या टॉपिक था भाई? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम की बात करते हैं तो हमने कुछ नियम पढ़े। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर आयतन का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गैर-उष्णक आयतन संबंधी नियम। और 5 नंबर नियम हमारा चल रहा था अवोगाद्रो का नियम। क्या चल रहा था भाई? अवोगाद्रो का नियम और का नियम या परिकल्पनाएं, या फिर इसे कह सकते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पनाएं। अवोगाद्रो की परिकल्पनाएं। अवोगाद्रो का नियम या अवोगाद्रो की परिकल्पनाएं, जिसके अंदर हम इसके अनुप्रयोग से संबंधित बात कर रहे थे। अनुप्रयोग की हम बात कर रहे थे और अनुप्रयोग के अंदर पहला अनुप्रयोग हमने किया था परमाणुकता ज्ञात करना। क्या किया था? परमाणुकता ज्ञात करना। दूसरा गैर-उष्णक के नियम को समझाना। तीसरा डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करना और चौथा वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध। वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध। अणुभार में संबंध, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। इसी की 5 नंबर जो परिकल्पनाएं हैं या 5 नंबर जो अनुप्रयोग है, अवोगाद्रो नियम का जो 5 नंबर उपयोग है वो है गैसों के आयतन भार में संबंध। गैसों के आयतन और भार में संबंध। आयतन व भार में संबंध। भार का मतलब अणुभार। गैसों के आयतन और अणुभार में क्या संबंध होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अणुभार हमें पता है कैसे निकालते हैं। वाष्प घनत्व भी हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर सूत्र विस्थापित किया था, जिसका आज उपयोग भी करेंगे। तो गैसों के आयतन और भार में संबंध अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार ये कहा जा सकता है कि किसी भी सामान्य ताप, सामान्य ताप का मतलब क्या हो गया? सामान्य ताप लिया जाता है 273 केल्विन और दाब लिया जाता है 760 mmHg। ये सामान्य दाब व ताप। सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का ग्राम अणुक आयतन, किसी गैस का ग्राम अणुक आयतन, ग्राम अणुक आयतन कितना होता है भाई? 22.4 लीटर होता है। मतलब 1 मोल के बराबर अगर किसी गैस का ग्राम अणुक आयतन लेना है तो हम कितना लेंगे? 22.4 लीटर लेंगे। कितना लेंगे भाई? 22.4 लीटर। तो सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है 22.4 लीटर। और अगर हम हाइड्रोजन को मान कर लेते हैं तो सामान्य ताप व दाब पर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का भार 0.09 लेते हैं अपने। इसको आधार मान करके अपने गैसों के आयतन भार में संबंध ज्ञात करेंगे तो 0.09 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का भार। अब देखिए
सबसे पहली बात, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व को लेंगे और वाष्प घनत्व को सूत्र को जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि मानक ताप, सामान्य ताप या मानक ताप व दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 लीटर गैस, 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार, 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार, यानी कि सामान्य ताप पे दाब पर 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, मानक ताप व दाब पर 1 लीटर आयतन वाली हाइड्रोजन गैस का भार, हाइड्रोजन गैस का भार। और अभी बताया था मैंने कितना होता है, 0.09 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि वाष्प घनत्व बराबर मानक ताप व दाब पर 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार बटा में 0.09। और इससे पहले वाली क्लास में हमने 5 नंबर परिकल्पनाएं देखी थी, उसके अंदर हमने वाष्प घनत्व अणु भार में संबंध ज्ञात किया था। तो वाष्प घनत्व अणु भार में संबंध कौन सा था, वाष्प घनत्व बराबर अणु भार, गैस का अणु भार बटा में 2.016, ये निकाला था। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर हमने वाष्प घनत्व का सूत्र ये और वाष्प घनत्व का सूत्र ये है, और इस गैस के अणु भार को हम m से भी शो कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि इक्वेशन 1 व 2 से ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मानक ताप व दाब पर, सीधा ऐसे लिख देती हूँ, 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार बटा में हाइड्रोजन का हमने लिख ही दिया 0.09 बराबर, दोनों को बराबर रख देंगे और यह आ जाएगा गैस का अणु भार m बटा में आ जाएगा 2.016। अब हमें 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार ज्ञात करना है। 1 लीटर आयतन वाली गैस का भार तो बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गैस का अणु भार बटा में 2.016 और ये कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ऐसे कर सकते हैं अपने। तो 1 लीटर गैस का भार अगर ज्ञात करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और मानक ताप व दाब पर 1 लीटर गैस का ग्राम गैस आयतन कितना आएगा वो इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो ये था गैसों के आयतन भार में संबंध। अगर हमें ये तो 1 लीटर गैस का भार ज्ञात किया है, मान लो 1 ग्राम 1 लीटर आयतन का भार आएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ग्राम में आएगा।
अब हमें 1 ग्राम गैस का आयतन ज्ञात करना है। गैस का आयतन ज्ञात करना है। तो हम इसको पलट देंगे, m इंटू में 0.09 आ जाएगा। तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो ये था गैस के आयतन और भार में संबंध। भार को आयतन को भार में कन्वर्ट किया जा सकता है, भार को आयतन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए भार आयतन संबंध हो गया। भार को आयतन में और आयतन को भार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये था अवोगाद्रो का नियम। रासायनिक संयोजन का 5 नंबर नियम कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो नियम या थ्योरी आती है वो आती है डाल्टन की थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लास्ट इस रासायनिक संयोजन का लास्ट डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु को बताने की कोशिश की थी डाल्टन ने पहली बार। तो डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण है, इंडिविजुअल पार्टिकल है। परमाणु ने ये कहा, डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम थ्योरी दी थी, उस टाइम तो इसकी बात को सही माना गया था, लेकिन आज हम सही नहीं मानते इस बात को, क्योंकि हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। और विभाजित किस में कर सकते हैं? छोटे छोटे पार्ट में। जैसे परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होता है। तो इसीलिए इसने अपनी कुछ अभिधारणाएं दी थी, जिसमें पहली अभिधारणा ये थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण या विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने अपनी अभिधारणा के अंदर कहा। और डाल्टन ने ये भी कहा कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। और समान होते हैं तो उनका द्रव्यमान, उनका आयतन, उनका आकार और उनकी आकृति ये भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये डाल्टन ने कहा था। तीसरा उसने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनका द्रव्यमान, उनका आयतन और उनका आकार और आकृति ये भी कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। डाल्टन ने ये भी कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य पार्ट जो होता है, मुख्य भाग जो होता है वो कौन होता है? परमाणु होता है। ये कुछ अभिधारणाएं डाल्टन ने दी थी। डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। सबसे पहले परमाणु को परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी कि विभाजित नहीं कर सकते। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं
उनका द्रव्यमान, उनका आयतन, उनका आकार, आकृति सब क्या होते हैं, समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान, आयतन, आकार, आकृति भिन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य भाग कौन होता है, परमाणु होता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी, और कमियां ये थी कि पहला उसने बता दिया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। तो ये बात गलत कह दी, लेकिन परमाणु तो क्या है, एक विभाजित कण है। और विभाजित कण है वो किस में टूटता है, सब एटॉमिक पार्ट में, सब एटॉमिक पार्ट में, छोटे छोटे कणों के अंदर, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित होता है। ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी। उसने कहा कि परमाणु है विभाज्य कण है, लेकिन ये गलत बात है, विभाजित है। किसमें, सब एटॉमिक पार्ट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। उसने आइसोटोप्स की बात की, यानी कि समस्थानिकों की बात की। और समस्थानिकों के अंदर क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, जैसे 6 12 और 6 कार्बन 13, या 7 नाइट्रोजन 13 और 7 नाइट्रोजन 14। ये क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। 14 और 15 ये क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसने क्या कहा था कि द्रव्यमान समान होगा सबका, लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्या इसकी तो 12, इसकी 13, इसकी 14, इसकी 15 है। तो समान ही तत्वों के, एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे वो समान होंगे। परमाणु समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती। तो ये भी इस नियम की एक कमी थी। फिर उसके बाद में उन्हें आइसोबार्स बनाए, समभारिक तत्व बोलते हैं, आइसोबार्स बनाए। आइसोबार होते हैं समभारिक, जिनका भार समान हो, समभारिक तत्व या समभारिक किसे कहते हैं, जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक तो भिन्न होगा, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। आर्गन 18 परमाणु क्रमांक, कैल्शियम 40। अब देखो द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो इसने ये भी कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, उनका द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, उनका आकार भी भिन्न होगा, आकृति भी भिन्न होगी, लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान संख्या समान प्रकार की है। तो इसके आधार पर इस नियम की ये भी एक कमी थी। फिर साथ में ये नियम आयतन संबंधी जो नियम होते हैं उनको समझाने में भी असफल रहा था। सिर्फ द्रव्यमान से संबंधित नियमों को ही समझा सकता है, इसलिए ये भी इस नियम की एक कमी थी। तो परमाणु विभाजित कण है, समस्थानिक बनाते हैं तो परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है। समभारिक बनाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है। साथ में ये आयतन संबंधी नियमों को नहीं समझा सका, इसलिए ये भी इस नियम की एक कमी रह गई थी। और साथ में ये क्या कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उनकी संयोजकता, उनकी द्रव्यमान संख्या किस प्रकार की होती है, या भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व जुड़कर के अणु का निर्माण किस प्रकार करते हैं, इसे भी ये नहीं समझा सका था।
तो ये हमारे रासायनिक संयोजन के कुछ नियम थे, सिद्धांत थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, चैप्टर काफ़ी लंबा है, अभी कुछ दिन और चलेगा, लेकिन एक एक टॉपिक को हम करते जा रहे हैं और आप भी पढ़ते जा रहे हो। उम्मीद भी रखती हूँ कि आप पढ़ें, स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद।